प्यारे प्यारे दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल में। और आज हम लोग बिहार बोर्ड के विज्ञान विषय को पढ़ेंगे। ये हमारा कक्षा 7 की पाठ्य पुस्तक है और इस अध्याय का नाम है जीवों में श्वसन। हम सभी सांस लेते हैं और छोड़ते हैं। यदि हम सांस लेना और छोड़ना बंद कर देते हैं तो क्या होगा? क्रियाकलाप दिया गया क्रियाकलाप को हम लोग स्किप करते हैं। अब जब हम कोई शारीरिक कार्य करते हैं, जैसे दौड़ते हैं या कसरत करते हैं, तो क्या सांस लेने की दर सामान्य स्थितियों की तरह ही होती है? पता लगाएं और ऐसी कौन कौन सी स्थितियां हैं जब सांस लेने की दर बढ़ जाती है। आपने देखा कि तेज चलने या दौड़ने पर सांस की गति बढ़ जाती है। ऐसा क्यों होता है? सांस लेने और छोड़ने के क्रम में अपने उदर और वक्ष की गति को ध्यान से देखें। फिर कुत्ता, बिल्ली तथा अन्य जंतुओं की ओर ध्यान दौड़ाएं और प्रेक्षण करें कि उसमें उदर और वक्ष की गति किस प्रकार होती है। हम नाक या मुंह से सांस लेते हैं और छोड़ते हैं। क्या आपको पता है सांस में कौन सी हवा प्रयुक्त होती है और जो हवा बाहर निकलती है उसमें किस गैस की अधिकता होती है? सांस लेने और छोड़ने में किस बाहरी अंग का उपयोग किया जाना चाहिए? ऑक्सीजन युक्त हवा शरीर के अंदर ले जाने की क्रिया अंतःश्वसन तथा कार्बन डाइऑक्साइड युक्त हवा को शरीर से बाहर जाने की क्रिया बाहर निकालने की क्रिया उच्च श्वसन यानी कि एक्सहेलेशन कहलाती है। उच्च श्वसन से उत्सर्जित हवा में ऑक्सीजन की मात्रा कम व कार्बन डाइऑक्साइड और वाष्प की मात्रा ज़्यादा होती है अंतःश्वसन के लिए हवा की तुलना में। अब जरा सोचें कि अंतःश्वसन के लिए ऑक्सीजन कहाँ से आता है। स्मरण करें, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में क्या होता है। प्रकाश संश्लेषण क्रिया के फलस्वरूप ऑक्सीजन मुक्त होता है जिसका उपयोग सभी जीव करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त करते हैं जिसका उपयोग पौधे भोजन बनाने में करते हैं। इस प्रकार वातावरण में ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड की निरंतरता बनी रहती है। जीवों को जीवित रहने के लिए बहुत से कार्य करने पड़ते हैं। कार्य करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। पढ़ने, सोने, चलने, यहाँ तक कि भोजन करने के लिए भी ऊर्जा की ज़रूरत पड़ती है। इसके अतिरिक्त और कौन कौन से कार्य हैं जिनमें ऊर्जा आवश्यक है? कार्यों की एक सूची बनाइए। यहाँ पे कार्यों की सूची बनाइए। यह ऊर्जा कहाँ से आती है? आपके माता पिता नियमित रूप से भोजन करने के लिए क्यों कहते रहते हैं? कभी आपने सोचा भोजन में ऊर्जा संग्रहित रहती है जो जैव रासायनिक अभिक्रिया श्वसन के दौरान भोज्य पदार्थों के रासायनिक अपघटन के परिणाम स्वरूप ऊर्जा मुक्त होती है। इसी ऊर्जा का उपयोग जीव अपने सभी प्रकार के कार्यों के लिए करता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि सांस लेना या छोड़ना और श्वसन की प्रक्रिया एक नहीं है। सांस लेना हवा का शरीर में आवागमन की क्रिया है, यानी मनुष्य से नाक से फेफड़े तक और वापस फेफड़े से नाक तक, जबकि श्वसन शरीर कोशिकाओं में उपलब्ध ग्लूकोज अणुओं का रासायनिक अपघटन है जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। ग्लूकोज अणुओं के अपघटन के फलस्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड और जल प्राप्त होता है तथा ऊर्जा मुक्त होती है। इसी ऊर्जा का उपयोग जीव अपने कार्यों के लिए उपयोग करते हैं। आइए अब श्वसन तथा अंतःश्वसन एवं उच्च श्वसन को समझें। अंतःश्वसन एवं उच्च श्वसन यह यांत्रिक क्रिया है जिसमें ऑक्सीजन अंतःश्वसित और कार्बन डाइऑक्साइड उच्छ्वसित होता है। श्वसन यह जैव रासायनिक क्रिया है जिसमें ग्लूकोज ऑक्सीकृत होकर कार्बन डाइऑक्साइड और जल देता है एवं ऊर्जा मुक्त होती है। अंतःश्वसन एवं उच्छ्वसन यह कोशिका के बाहर होने वाली क्रिया है। यह कोशिका के अंदर होने वाली क्रिया है, इसलिए इसे कोशिकीय श्वसन भी कहते हैं। इस क्रिया में ऊर्जा खर्च होती है, इस क्रिया में ऊर्जा मुक्त होती है। इस क्रिया में एंजाइम की सहभागिता नहीं होती। इस क्रिया के निष्पादन में एंजाइम की सहभागिता होती है।
एंजाइम यह एक प्रकार का प्रोटीन है जो जैव रासायनिक क्रिया को उत्प्रेरित करता है तथा अभिक्रिया को नियंत्रित करता है। क्या श्वसन के लिए ऑक्सीजन आवश्यक है? जरा सोचिए, क्या होता है जब भोजन के बाद पानी कम पीते हैं? वास्तव में श्वसन की क्रिया ऑक्सीजन की उपस्थिति तथा अनुपस्थिति दोनों परिस्थितियों में संभव है। जब ग्लूकोज का अपघटन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है तब इस प्रकार की श्वसन ऑक्सीश्वसन कहलाता है। ऑक्सीश्वसन के फलस्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड तथा ऊर्जा मुक्त होती है। ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन बराबर कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल प्लस ऊर्जा। इस प्रकार का श्वसन उच्च वर्गीय पौधों तथा जंतु में होता है। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ग्लूकोज का अपघटन अनॉक्सी श्वसन कहलाता है। इसमें क्रिया के फलस्वरूप अल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड तथा ऊर्जा प्राप्त होती है। ग्लूकोज बराबर अल्कोहल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस ऊर्जा। यह क्रिया किण्वन भी कहलाता है। मुख्य रूप से इस प्रकार का श्वसन अधिकतर सूक्ष्म जीवों में जैसे एंटा अमीबा, गोल कृमि तथा जीवाणुओं में होता है। यह भी जाने, ईस्ट एक कोशिकीय सूक्ष्म जीव है जिसमें अनॉक्सी श्वसन की क्रिया होती है और इथाइल अल्कोहल बनता है। ईस्ट का प्रयोग अंग्रेजी शराब तथा पाव रोटी बिस्कुट उद्योग में होता है। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ग्लूकोज का अल्कोहल में अपघटन किण्वन कहलाता है। क्या हम ऑक्सीश्वसन और अनॉक्सीश्वसन में अंतर को बता सकते हैं? ऑक्सीश्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। अनॉक्सीश्वसन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। ऑक्सीश्वसन ग्लूकोज पूर्ण रूपेण कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल में ऑक्सीकृत होता है और अधिक ऊर्जा मुक्त होती है। ग्लूकोज इथाइल अल्कोहल तथा कार्बन डाइऑक्साइड में टूटता है और कम ऊर्जा मुक्त होती है। जंतुओं में श्वसन। वातावरण, स्वच्छ हवा में सांस लेना, हवा में ऑक्सीजन की मात्रा घटा हुआ और कार्बन डाइऑक्साइड एवं वाष्प की मात्रा बढ़ा हुआ। फेफड़ा, ऑक्सीजन का वहन, कार्बन डाइऑक्साइड का वहन। फिर है रक्त संचरण, ऑक्सीजन का वहन, कार्बन डाइऑक्साइड का वहन। शरीर, कोशिका। यहाँ पे जंतु में श्वसन का चित्र दिया गया है। मानव में श्वसन। आइए अब हम श्वसन की क्रियाविधि को जानें। मानव श्वसन की क्रिया में कई अंग भाग लेते हैं। नासाद्वार, नासागुहा, मुख गुहा, ग्रसनी और श्वास नली। और फेफड़ा, नासाद्वार, नसगुहा, मुख गुहा, ग्रसनी, श्वास नली और फेफड़ा। श्वसन क्रिया में भाग लेने वाले मुख्य अंग का यहाँ पे चित्र दिया गया है। चित्र में इन अंग को देखें। श्वसन क्रिया में भाग लेने वाले अंगों की सूची बनाइए। श्वसन क्रिया में भाग लेने वाले मुख्य अंग हैं नासाद्वार, नासागुहा, मुख गुहा, ग्रसनी, श्वास नली, फेफड़ा आदि। अब हम लोग जाने कि सांस लेने और छोड़ने की क्रिया इन अंगों द्वारा कैसे संपन्न होती है। सामान्यतः हम लोग वातावरण में ऑक्सीजन युक्त हवा नासाद्वार से ग्रहण करते हैं, जो नासागुहा से होते हुए श्वास नली से होकर हमारे फेफड़ों में जाती है। फेफड़ा वक्ष गुहा में स्थित होता है। वक्ष गुहा को आधार प्रदान करने के लिए एक पेशीय परत डायाफ्राम होती है। अंतःश्वसन के समय पसलियाँ ऊपर और बाहर की ओर गति करती है तथा डायाफ्राम नीचे की ओर गति करता है, जिस कारण वक्ष गुहा का आयतन बढ़ जाता है और वायु फेफड़ों में प्रवेश कर जाती है। उच्छ्वसन में पसलियाँ नीचे अंदर की ओर जाती है, जबकि डायाफ्राम ऊपर अपनी पूर्व स्थिति में आ जाता है। इस तरह हम देखते हैं कि कैसे हमारा वक्ष फैलता है और सिकुड़ता है। अंतःश्वसन एवं उच्छ्वसन को समझने के लिए एक प्रयोग कीजिए। प्लास्टिक की पारदर्शी, हम लोग इसको स्किप करते हैं। बेलन के इस प्रयोग से यहाँ पे सभी जीव परिवेश से
ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं तथा कार्बन डाइऑक्साइड का त्याग करते हैं। ग्रहित ऑक्सीजन कोशिकीय श्वसन की क्रिया में काम आता है। श्वसन की क्रिया ऑक्सीजन की उपस्थिति में अनेक एंजाइम की सहायता से कई चरणों में संपन्न होता है। रक्त शरीर के विभिन्न भागों की कोशिकाओं में ऑक्सीजन पहुंचाने वाला वाहक है। ऑक्सीजन का वहन लाल रक्त कोशिकाओं में पाए जाने वाले वर्णक हीमोग्लोबिन के द्वारा होता है। यह ऑक्सीजन से संबद्ध होकर ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है और ऑक्सीजन विभिन्न कोशिकाओं में विसरित हो जाता है। पुनः कोशिकाओं से हीमोग्लोबिन कार्बन डाइऑक्साइड से संबद्ध होकर कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। हीमोग्लोबिन प्लस ऑक्सीजन बराबर ऑक्सी हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बराबर कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। इस कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने के लिए रक्त CO2 को फेफड़े तक लाता है, जहां से कार्बन डाइऑक्साइड नासा द्वार से बाहर निकल जाता है। गाय, मेढक, छिपकली, मुर्गी आदि जंतुओं की वक्ष गुहाओं में फेफड़े होते हैं। क्या अन्य जंतुओं में भी फेफड़े होते हैं? इनकी सूची बनाएं। यहाँ पे तालिका दिया गया है। अन्य जंतुओं में श्वसन, यहाँ पे रक्त वाहिनी का चित्र दिया गया है। केंचुए में त्वचीय श्वसन होता है और मछली में गलफड़ा द्वारा श्वसन होता है। सभी जंतुओं में श्वसन क्रिया होती है, परंतु उनमें श्वसन के अंग भिन्न भिन्न होते हैं। जैसे अमीबा और पैरामीशिया में गैसों का आदान प्रदान शरीर की सतह से विसरण द्वारा होता है, जबकि बहुकोशिकीय जंतुओं में गैसों का आदान प्रदान त्वचा के द्वारा होता है, जैसे केंचुआ, जिसे त्वचीय श्वसन कहते हैं। तेलचट्टे एवं अन्य कीटों में श्वसन के लिए उनके शरीर पर छिद्र होते हैं, जिसे श्वास रंध्र कहा जाता है। इन्हीं रंध्रों से गैसों का विनियमन होता है। मेढक जल तथा स्थल दोनों में पाया जाने वाला जंतु है। इनमें श्वसन की क्रिया फेफड़ों तथा त्वचा के द्वारा होती है। जलीय जीव जैसे मछली में श्वसन के लिए एक विशेष अंग गलफड़ा होता है। इससे जल में घुलनशील ऑक्सीजन श्वसन के लिए प्रयुक्त होता है तथा श्वसन के उपरांत कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होता है। पौधों में श्वसन, प्रायः आपने बुजुर्गों से सुना होगा कि रात्रि में वृक्षों के नीचे नहीं सोना चाहिए या सूर्यास्त के बाद वृक्षों के नीचे नहीं खेलना चाहिए। क्या आपने जानने का प्रयास किया है कि क्यों मना करते हैं? क्या आपने दिन में और रात्रि में वृक्षों के नीचे के वातावरण का अनुभव किया है? क्या पौधों भी जंतुओं की तरह सांस लेते हैं? जंतुओं की तरह पौधे भी सांस लेते हैं एवं छोड़ते हैं। पौधों में श्वसन क्रिया होती है क्योंकि उन्हें भी जीवित रहने के लिए विभिन्न प्रकार की जैविक क्रियाएं करनी पड़ती हैं। इन क्रियाओं के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। पौधे मुख्यतः कौन कौन सी जैविक क्रियाएं करती है? पौधों में सांस लेने एवं छोड़ने के लिए जंतुओं की तरह अंग नहीं होते, बल्कि पत्तियों में पाए जाने वाले रंध्रों से ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैसों का विनिमय होता है। पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। इनमें कार्बन डाइऑक्साइड प्रयुक्त होता है तथा ऑक्सीजन बाहर मुक्त हो जाती है। दिन में कार्बन डाइऑक्साइड तथा ऑक्सीजन का अनुपात संतुलित रहता है। श्वसन की क्रिया प्रत्येक क्षण जंतुओं और पौधों में होती रहती है। क्या आपको मालूम है कि पौधे श्वसन क्रिया में किस गैस का उपयोग करते हैं? कौन सी गैस श्वसन क्रिया में मुक्त होती है? रात्रि में जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती तो ऑक्सीजन की मात्रा वातावरण में कम हो जाती है तथा कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग नहीं होने से इसकी मात्रा बढ़ जाती है, जिस कारण वृक्षों के नीचे सांस लेने में कठिनाई होती है और गर्मी लगती है। गर्मी क्यों लगती है? श्वसन क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड के साथ ऊर्जा विमुक्त होती है, जिससे गर्मी का अनुभव होता है। पौधों की कोशिकाएं जंतु की कोशिकाओं की तरह ग्लूकोज अणुओं का अपघटन करती है, जिससे ऊर्जा मुक्त होती है। क्या बीजों में श्वसन होता है? क्या आपने बीजों से भरी बोरियों या अन्न भंडारों में हाथ डालकर देखा है? क्या अनुभव करते हैं आप गेहूँ, धान, चना आदि के बोरियों में हाथ डालकर देखें? क्या गर्माहट महसूस करते हैं? ऐसा क्यों होता है? यानी कि वो भी सांस लेते हैं इसीलिए। नए शब्द: श्वसन, रेस्पायरेशन, रेस्पायरेशन, RESPIRATION, रेस्पायरेशन यानी कि श्वसन। ऑक्सीकरण, ऑक्सी श्वसन, एरोबिक रेस्पायरेशन, ऑक्सी श्वसन यानी कि एरोबिक रेस्पायरेशन। उच्च श्वसन, एक्सहेलेशन, उच्च श्वसन मीन्स एक्सहेलेशन।
कोशिकीय श्वसन यानी कि सेलुलर रिस्पायरेशन, कोशिकीय श्वसन। डायफ्राग्राम अनोक्सी श्वसन, एनारोबिक रिस्पायरेशन। और बीज यानी कि सेड, अंतःश्वसन यानी कि इनहेलेशन। रंध्र स्टोमेटा और फेफड़ा यानी कि लंग्स। हमने सीखा सभी जीव सांस लेते हैं। सांस लेने में ऑक्सीजन युक्त हवा का उपयोग करते हैं तथा कार्बन डाइऑक्साइड युक्त हवा का त्याग करते हैं। सांस लेने की क्रिया अंतःश्वसन तथा छोड़ने की क्रिया उच्छ्वसन कहलाती है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में होने वाली श्वसन ऑक्सीश्वसन कहलाती है, जबकि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होने वाली श्वसन अनॉक्सीश्वसन कहलाती है। अंतःश्वसन एवं उच्छ्वसन एक यांत्रिक क्रिया है, जबकि श्वसन एक जैव रासायनिक क्रिया है जिसमें ग्लूकोज ऑक्सीकृत होकर कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा ऊर्जा भी मुक्त करता है। शारीरिक सक्रियता बढ़ने से श्वसन की दर बढ़ जाती है। गाय, बकरी, भैंस जैसे जीवों में श्वसन के अंग मनुष्य के समान ही होते हैं। केंचुए में गैसों का विनिमय त्वचा के द्वारा होता है तथा मछलियों में गलफरों द्वारा होता है। पत्तियों में नन्हे छिद्र होते हैं जिन्हें रंध्र कहते हैं। इन्हीं रंध्रों से गैसों का विनिमय होता है। पौधों की कोशिकाओं में ग्लूकोज का अपघटन अन्य जीवों की तरह होता है। रात्रि में पौधों के नीचे नहीं सोना चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही। आशा करती हूँ ये चैप्टर आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।